हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा जो डिस्कशन होगा वो होने वाला ऑन इनकम स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डैट इज़ एफएम। ये जो आपको इनकम स्टेटमेंट दिख रहा है ना, ये बहुत ही बेसिक है। जैसे कि चैप्टर्स आपका है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लिवरेज, हाँ, कैपिटल बजटिंग। तो ये सब चैप्टर्स में क्या है, आपको ये इनकम स्टेटमेंट मतलब मैं बोलूँ तो आपका एफएम का बेसिक है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। जैसे देखना कहाँ से स्टार्ट होता है, ये सेल से। सेल से डिडक्ट करा जाता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट होता है जो आपका टोटल में चेंज होता है, और जबकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है जो कि आपका टोटल में चेंज नहीं होता है, मतलब टोटल में सेम रहता है। इसको आप समझना है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल से। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज़ एक मैं आपको बोलूँ कि मैं 10,000 अरे यार क्या हो गया, हाँ 10,000 पेन्स बनाने वाला हूँ, ठीक है, जिसका अमाउंट होगा 10 रुपीज़। मेरा जो कॉस्ट पड़ेगा 10 रुपीज़ है, और जहाँ मैं बनाता हूँ वहाँ का मैं रेंट पे करता हूँ ₹20,000, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है। अब सपोज़ सेकेंड ईयर पे मैंने देखा कि मेरा डिमांड बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैंने क्या करा, मैंने अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा के 15,000 यूनिट्स कर दिया, मतलब 15,000 पेन कर दिया एट द रेट 10 रुपीज़, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ, मैं रेंट देता था 20,000, जो मेरा ओनर है वो क्या मेरे से ज़्यादा आपका क्या रेंट लेने लगेगा क्या? फर्स्ट ईयर में मेरा था रेंट 20,000, सेकेंड ईयर में मेरा प्रोडक्शन होने मतलब बेसी होने के कारण तो क्या रेंट ज़्यादा लेगा? नहीं, तो रेंट तो सेम ही होने वाला है, रेंट तो 20,000 ही होगा। तो अभी आप समझो, ये जो रेंट है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ये क्या आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, जबकि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो पेन का, ये क्या आपका सर जी आपका वेरिएबल कॉस्ट। आप ये देखो ना, 10,000 यूनिट आप बनाते थे, आपको 10 रुपये लगता था, तो टोटल में कितना लगा? 1 लाख। और जबकि आप नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, 15,000 से 10,000 मतलब 10 रुपये पे आप बनाते थे, तो आपका 1.5 लाख लगने लगा। तो आप ये देखो, आपका प्रोडक्शन बढ़ने के कारण आपका कॉस्ट बढ़ गया, लेकिन जो आपका ये था आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये मैं क्या बोला, टोटल में चेंज हुआ। टोटल क्या था आपका 1 लाख था और 1.5 लाख हो गया। अब आप देखो, जो रेंट था, रेंट क्या हो गया आपका 20,000 था और अभी भी 20,000, मतलब क्या टोटल में ये आपका वेरिएबल फिक्स कॉस्ट सेम रहता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है ये चेंज होता है, ये फ्लक्चुएट करता है, ठीक है। देखना अभी, ये था आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल से आप डिडक्ट करते हो वेरिएबल कॉस्ट, आता है आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन से आप करते हो फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ मतलब और एक चीज़ बता दूँ, पावर। अगर पावर जो लग रहा है ना, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट होता है। इलेक्ट्रिसिटी आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चले या नहीं चले, ठीक है, फैक्ट्री चले या नहीं चले, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो लगेगा ही। अब पावर क्या है, अगर मान लो 1 मंथ अगर कंपनी प्रोडक्शन बंद कर दे, तो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ में नहीं आ रहा है, तो पावर तो लगना ही नहीं है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सिमिलरली क्या आ सकता है, और फिक्स्ड कॉस्ट में आपका डिप्रिशिएशन आ सकता है, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जांपल है। तो क्या करा, सेल से आपने डिडक्ट करा आपका वेरिएबल कॉस्ट। देखना, और एक चीज़ मैं बताना था आपको, जैसे समझना, कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको पीवी रेशियो दे दिया जाता है। सपोज़ पीवी रेशियो 40%, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। अब अगर आपको 40% दे दे, वेरिएबल कॉस्ट का कोई मतलब जिक्र ना करे, तो आपको क्या करना होगा पता है? आपको मार्जिनल कॉस्टिंग को याद करना होगा। उसमें क्या था, पीवी रेशियो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 100%। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीवी रेशियो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 100%। तो अगर आप देखो तो 40% प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 100%, तो ये आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना आ रहा है? 60%। ये जो 60% क्या है, 60% ऑन सेल्स, ठीक है। ये 60% ऑन सेल्स है। ये भी कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको ऐसा दे देता है, डेटा आपको खाली यही देगा, तो आपको निकालना पड़ेगा पीवी रेशियो प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल्स टू 100%, ठीक है। तो ये था आपका। अब जब फिक्स्ड कॉस्ट को आप जब डिडक्ट करते हो, आपका आता है EBIT। इसको हम बोलते हैं क्या, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं, बस जगह नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोलते हैं। EBIT से हम डिडक्ट करते हैं इंटरेस्ट,
ठीक है। इंटरेस्ट आपका कैसा है इंटरेस्ट, अब आप देखो, हमें पता है कि कंपनी फ़ंड जो रेस कर सकती है उनके पास 3 ऑप्शन होता है। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 मतलब क्या है, इक्विटी हो सकता है, इक्विटी से रेस कर सकती है, ठीक है, मतलब शेयर्स को इशू करके, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक। तीसरा आपका डिबेंचर्स। यही 3 कंपनी के पास फ़ंड रेस करने का तरीका है। ये हम कहाँ से पढ़ते हैं, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर पर, कैपिटल स्ट्रक्चर पर, जहाँ पे कंपनी के पास अल्टरनेटिव्स होता है, तो हमको अल्टरनेटिव्स के थ्रू हमको निकालना पड़ता है, करेक्ट। अब ये बताओ मेरे को, इक्विटी एंड प्रेफरेंस में क्या दिया जाता है, डिविडेंड या इंटरेस्ट, डिविडेंड। बाकी जो डिबेंचर बचा इस पर हम क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट का जो बात हुआ जा रहा है ना, ये आपको इंटरेस्ट डिबेंचर का बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया तो आपको निकालना पड़ेगा, बाद बाकी ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। तो आप इंटरेस्ट हटाए, फिर आपके पास क्या है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, क्योंकि आपको टैक्स काटना बाकी है। फिर क्या होता है, आप टैक्स को डिडक्ट करते हो, आपका आता है अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद आपका प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने क्या बोला, क्योंकि डिविडेंड पर टैक्स नहीं दिया जाता इसलिए आफ्टर टैक्स आता है प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो आपका आता है बैलेंस जो बचता है उसको हम बोलते हैं आफिश। आफिश मतलब क्या, अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब आफिश निकल गया ना, आपका ईपीएस निकल जाएगा। ईपीएस का क्या फॉर्मूला होता है, आफिश अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये होता है। अब देखो ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखे ना, ये आपका था बेसिक ईपीएस का। ये क्या था, बेसिक ईपीएस। ईपीएस 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है आपका बेसिक जो हम एफए में पढ़ते हैं, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं, और दूसरा होता है डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड, ठीक है। ईपीएस जो हम पढ़ते हैं आपका AS 20 पे मेंशन्ड है, राइट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 पे। अर्निंग्स पर शेयर का क्या है, बेसिक ईपीएस होता है और दूसरा होता है आपका डाइल्यूटेड। बेसिक ईपीएस जो हम पढ़ते हैं अपने एफएम पे पढ़ते हैं, राइट। तो ये था आपका बेसिक ईपीएस का फॉर्मूला, आफिश बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो लेस आप क्या करते हो, इक्विटी डिविडेंड कर देते हो, फिर आप क्या करते हो, आपका जो बैलेंस बचता है उसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। अब आप समझना मेरी बात, जैसे मैंने बोला कि कंपनी के पास 3 ऑप्शन होता है, ठीक है, 3 ऑप्शन होता है। क्या क्या ऑप्शन होता है फंड रेस करने का, इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर्स, ठीक है। अब जो कंपनी के लिए जो सबसे फ़ायदा होने वाला है जो फंड रेस करके, वो होने वाला है डिबेंचर्स से। क्योंकि आप अगर सोचो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ कंपनी के पास जो अर्निंग्स EBIT है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या फिर आप इसको बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सपोज़ 1 लाख है। अब कंपनी ने डिबेंचर से शेयर्स बोल रहा हूँ, डिबेंचर इशू करा था जिसमें कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा, सपोज़ 10,000 है, तो आपका जो बैलेंस बच रहा है 90,000, तो आप 90,000 पे टैक्स पे करते हो। सपोज़ टैक्स पेमेंट करा आपने 5,000 आया, तो बैलेंस आपके पास कितना बचा, 85,000 ना, ठीक है। अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, सपोज़ कंपनी इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर इशू नहीं करके इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर से फंड रेस करती है, शेयर होल्डर से फंड रेस करती है, ठीक है। अब ये पूरा उल्टा हो जाएगा। अब इसको समझना आप, जैसे मैंने बोला कि डिबेंचर से इशू नहीं करा तो इंटरेस्ट तो नहीं ला गया, ये कितना लगा, 1 लाख रुपया। अभी आप देखो 1 लाख रुपया पे टैक्स अगर मैं आपको बोलूँ 5% है, तो 5% कितना होने वाला है, 5,000, ठीक है। तो आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना बच गया, 95,000, जबकि उस केस में कितना बच रहा था, 90,000 का 5% करके देखो, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है ना, तो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर इक्विटी शेयर्स से जो बेटर है वो आपका डिबेंचर इशू करके, क्योंकि इंटरेस्ट आपका क्या करता है, टैक्स बचा लेता है, समझे। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये इनकम स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको एक बार समझ लेना, ठीक है। चलो, होप आपको समझ में आया। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।